प्यारे विद्यार्थियों, 22 तारीख को आपका कन्नौज में ये पेपर हुआ है, हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा है यूपी बोर्ड का। तो इसके सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसमें। और आपके जितने भी पेपर्स हो रहे हैं और जितने आपके मॉडल पेपर जारी किए गए हैं 2022 एग्ज़ाम के लिए, जो 2022 में आपका एग्ज़ाम होगा फाइनल ईयर वाला, उसका मैंने मॉडल पेपर जो है पहले सॉल्व करके डाल दिया है, तो उसको देख लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। आप अपना अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 846902225568, इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। चाहे आपका कोई भी ज़िला हो, अर्धवार्षिक परीक्षा के या वार्षिक परीक्षा के, जो भी आप क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं, इस नंबर पे साफ साफ फ़ोटो खींच के, ये भी जैसे किसी स्टूडेंट ने भेजा है और उसने बोला था सर इसके सॉल्यूशन बता दो, तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसी तरह से आप भी अपना पेपर भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो कौन सी रचना तुलसीदास की है, सभी को पता होगा, रामचरितमानस जो है उन्होंने लिखा था। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रवरजाई हैं। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर है ध्रुव स्वामिनी किस विद्या की रचना है, तो ये नाटक है। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो इंशा अल्लाह खां की रचना, तो रानी केतकी की कहानी जो है ये उनकी रचना है। उसके बाद में रिपोर्ट तजकार जो है ये क्या है, तो विष्णु प्रभाकर भी हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त भी हैं और प्रभाकर मांचे भी हैं, तो ये सभी के सभी हैं, ठीक है। इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, सभी को पता होगा, वीर गाथा काल के नाम से इनको जाना जाता है इस काल को। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, परमाल रासों के रचयिता का नाम आपको बताना है, तो जगनिक उनका नाम है। इसके बाद में कवि प्रिया के रचयिता जो है केशव दास हैं। नवा क्वेश्चन पूछा गया है, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, तो वो कौन कहलाते हैं, प्रेमचंद। उसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, तो सभी को पता होगा काजू था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एकांकी में कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर आपका एक आंसर आ जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, तो उसको हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद में 13 नंबर है, प्रसन्न का उपयुक्त विलोम आपको बताना है, तो प्रसन्न का दुखी हो जाएगा उपयुक्त विलोम। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, तवाकारह का संधि विच्छेद, तो तव प्लस आकारा हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो विद्या प्लस अर्थी ही हो जाएगा। 16 नंबर है, अशुद्ध का विलोम जो है वो आपको बताना है, तो अशुद्ध जो है इसका विलोम हो जाएगा उच्च या नीच, ठीक है, उच्च नीच। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको बताना है, यहाँ पर आपका पूछा गया है, मंत्र कहानी के डॉक्टर चड्ढा कौन सा खेल खेलने के लिए तैयार थे, तो वो थे गोल्फ तैयार, मतलब गोल्फ खेलने के लिए तैयार। उसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पुनर्मिलन कविता में किसका पुनर्मिलन हुआ है, तो श्रद्धा मनु का हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट है, गच्छति कहाँ का रूप है, तो लट लकार प्रथम पुरुष और ये जो आपका एक वचन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो प्रतीक्षा है। इसमें छोटी ई की मात्रा ना आकर के प्रतीक्षा जब लिखी जाएगी तो प्र फिर ती और फिर छा, इस तरह से बड़ी ई की मात्रा आएगी त में, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, गद्यांशों को पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो इसमें क पार्ट में पहला प्रश्न पूछा गया, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र से उद्धत है ये लाइन। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो यहाँ पे रेखांकित लाइन है। तो यहाँ पर है, बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप द्वारा डस लिए जाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहता है कि भगवान बड़ा न्यायी है, वह सबका काम बनाने वाला है, जीना मरना सब उसी के हाथ में है, वो चाहे तो जिंदा को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भगवान बड़ा काम साज है से लेखक का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, तो लेखक का तात्पर्य है कि भगवान न्यायी है, वह सबका काम बनाने वाला है, अच्छा और बुरा सब भगवान के हाथ में है, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, वह जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर सकता है। किसकी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, तो भगत की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। और यहाँ पर भगत की किस मनोभावना का चित्रण हुआ, तो उदार व प्रभु के प्रति पूर्ण आस्था के मनोभावना का चित्रण किया गया इसमें।
इसके बाद में ख पाठ, अगर आप क नहीं करना चाहते थे तो ख कर सकते थे। इसमें भी आपका यही प्रश्न पूछा गया है। पद्यांश के गद्यांश के जो पाठ है और उसका लेखिका का नाम, उसको उसके बाद में रेखांकित पदों की व्याख्या और महादेवी वर्मा ने अपनी किस अवस्था को यहाँ संकेतित किया है, ये आपको बताना था। इसके बाद में आपका क ख और घ है, इसमें पूछा गया है परिचारिका किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आप कर सकते थे, तो चाहे तो आप तीनों में से कोई भी एक करना था आपको। तो चलिए अब 22 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक ही करना था तो एक किया गया है। 22 है, निम्न पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो क तो ये है सतगुरु वाला, और सतगुरु वाला, और ये है चारूचंद्र वाला। तो ये आपका यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर देखिए, भगवान श्री राम पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जा चुके हैं। वहाँ पर पंचवटी में पर्णकुटी यानी कि पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगे। एक रात्रि राम व सीता विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण और बाहर कुटी के पहरा दे रहे थे। इस दृश्य को कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य ग्रंथ पंचवटी में यूँ लिखते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही हैं। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। ठीक है, इसी तरह से और भी हम लिख सकते हैं, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई घुली हुई सफ़ेद चादर बिछ गई हो। पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मंद सुगंधित वायु बह रही है, जिसके कारण वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है कवि के द्वारा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, आदि काल के दो नाम आपको बताने हैं। तो एक वीर गाथा काल और वीर काल, दोनों नाम से प्रचलित है। इसको अलग ने दिया था, इसको अलग कवि ने दिया था। ख पाठ है, पृथ्वीराज रासो तथा कामयानी के रचनाकारों के नाम। तो पृथ्वीराज रासो के जो हैं वो चंद्र बरदाई हैं, और उसके बाद में कामयानी के रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद में ग पाठ पूछा गया, तुलसीदास की एक रचना का नाम आपको बताना है। तो रामचरितमानस आप लिख देंगे। इसके बाद में क पाठ पूछा गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है। तो यहाँ पे हमने रहीम दास का दे दिया है। रहीम दास के बारे में बताया गया। रहीम दास का पूरा नाम जो था अब्दुल रहीम खान खाना था, और इनका जन्म जो है 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था, माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे, और रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खान की आयु 60 वर्ष थी, उनके पिता की आयु। और कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। और रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता और काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में ही मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। और सन 1562 में बैरम खान के मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता, मतलब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्ज़ा खान से रहीम को संबोधित करने लगे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फ़ारसी भाषा शिक्षा और ज्ञान दिया। इन्होंने रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र और फ़ारसी व्याकरण का भी ज्ञान करवाया। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य को जो सेवा की वो अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध है, जिन्हें उन्हें दोहे के रूप में हमने लिखा है, और उन्होंने लिखा है, जिसको हम पढ़ते भी हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 25 नंबर, इसमें क पाठ है, अपने पास पुस्तक से कोई भी श्लोक लिखना है। या ख पाठ में आपके 3 प्रश्न पूछे गए, इसके आंसर्स देने हैं। तो ये संस्कृत का आराम से आप कर लोगे। 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो सभी को पता है कि चित्तौड़ की कहानी है ये। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में जो वहाँ पे हुआ था, एक कांड कह सकते हैं उसको। तो उस कांड को रोकने की क्या प्रयास किए गए और किसने उसमें अपनी बलि दी, उसको सभी को इसमें समझाया गया है। कि जो उत्तराधिकारी था वो छोटा था, तो उसकी जगह उसमें उसके जो सरदार सामंत जो थे उसके लड़के को बना दिया गया था, ताकि वो राज सत्ता संभाले जब तक वो बड़ा ना हो। और फिर उसको मारने के लिए, जो बच्चा था उसको मारने के लिए दीपदान का उसने एक उत्सव रखवाया, और पन्नाधाय ने बचाने के लिए कुंवर को अपने बेटे का जो है बलिदान दिया था। ये बहुत बड़ा मतलब एक त्याग था पन्नाध्याय का, इससे इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। इसी तरह से ये चीज़ यहाँ पे पूरे के पूरे सारांश के रूप में व्यक्त की गई है।
और इसी तरह से आपको लिखना है। इसमें से कुछ चीज़ें आप काट करके लिख सकते हैं आपको अगर नहीं लिखना है तो। इस तरह से ये पूरा का पूरा आंसर है, आपके बुक में भी है ये पूरा का पूरा जैसे चैप्टर है। बस चैप्टर को निचोड़ करके कहानी को छोटे शब्दों में जैसे आप किसी को बताते हैं वैसे बताना है, बस यही है सिंपल सारांश का मतलब। इसके बाद में 26 के बाद 27 का क पार्ट जो पूछा गया, इसमें श्रृंगार या वीर रस की परिभाषा देते हुए आपको उदाहरण लिखना है। तो वीर रस की भाषा जो है, वीर रस 9 रसों से में से एक प्रमुख रस है। जब किसी रचना या वाक्य से वीरता जैसे स्थायी भाव उत्पन्न होते तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कि यमराज, इसमें युद्ध, और यहाँ पर आपका वीर, ठीक है, युद्ध और सत्य, गर्व, ये सब जब मिला करके बनते हैं वर्ड्स तो इसमें जिसमें वीरता दिखाई देती है, गर्व करता है इस तरह से, तो उसमें वीर रस का उदाहरण है। स्पष्टीकरण भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल आपके लिए लिखा है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में आपके फाइनल ईयर में पूछ लेता है तो स्पष्टीकरण इस तरह से आपको देना है। उसके बाद में ख पार्ट में पूछा गया आपसे अनुप्रास या श्लेष अलंकार की परिभाषा देते उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो यहाँ पर है, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में जो है सुंदर मनोभाव लगता है। जो कोई कोई वाक्य है, जैसे मुदित महापति मंदिर आए, तो इसमें म की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको पढ़ने में भी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हो रही है इस तरह से। अब इसके बाद में ग पार्ट जो है, दोहा या चौपाई छंद का जो है आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो चौपाई की परिभाषा है, यह सममात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, और दूसरे चरण की तुक जो है वो दूसरे चरण से, और तीसरे चरण की तुक जो है वो चौथे चरण से मिलती है। जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उदागर। तो पहले की जो वो आपकी तुक है वो आपके दूसरे से मिल रही है। इसी तरह से तीसरे की जो तुक है वो आपके चौथे से मिलेगी। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दो लास्ट वाली भी दोनों मिल रही हैं। तो इस तरह से ये होता है आपका। इसके बाद 28 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसी दो के तद्भव रूप आपको लिखने हैं। कोई भी दो लिख सकते हैं। तो अग्नि का आग होता है और कर्ण का कान होता है, तो हमने दो लिख दिए। ख पाठ है, निम्न में से किन्हीं दो के समास विग्रह करने हैं। यथाशक्ति का शक्ति के अनुसार हो जाएगा, और प्रतिदिन का प्रत्येक दिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका समास विग्रह। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन्हीं दो मुहावरों लोकोक्तियों का जो है आपको अर्थ बताते हुए अनुवाद करना है या वाक्य प्रयोग करना है। तो आंखों का तारा यानी अत्यंत प्रिय इकलौता बेटा अपनी माँ बाप का आंखों का तारा होता है, ये लिख सकते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सीधा करना। आजकल नेता जो हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और भाषण देते रहते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। और 30 नंबर है, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। तो राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। या फिर स्वर्ण कुमार अपने माता पिता के आंखों का तारा था या अंधे की लकड़ी थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया हिंदी का। इससे पहले मैंने आपका साइंस का सॉल्यूशन कराया था, आप साइंस का भी वीडियो देख सकते हैं। हिंदी का मैंने करा दिया है। इसी तरह से आपके अदर सब्जेक्ट के मैं कंप्लीट करा दूंगा सॉल्यूशन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया 8469022568 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से हों, बस आपको अपना ज़िला लिख करके सेंड कर देना है क्वेश्चन पेपर को, ताकि हम लोग आपके सॉल्यूशंस को अपलोड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।